अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टेकोमेट्री का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। कल लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि इफ यू आर प्रोवाइडेड विद 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 10 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो बताएं कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। आपने गालिबन इस पे सोचा होगा, तो आइए देखते हैं। उस तरह का एक और सिंपल सा प्रॉब्लम है। हाइड्रोजन वाले एग्जाम्पल पे हम बाद में आएंगे। तो इस एग्जाम्पल से आपको गालिबन शायद समझ आ जाए कि मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगेन सैंडविच की एग्जाम्पल लेते हैं। सो एक सैंडविच के लिए 2 स्लाइस और एक एग रिक्वायर्ड है। अब फर्ज करें यू आर प्रोवाइडेड विद 21 एग्स एंड 41 स्लाइसेस। सो आप बता सकते हैं कि हाउ मेनी सैंडविच कैन बी प्रिपेयर्ड। आपको 21 एग्स और 41 स्लाइसेस प्रोवाइड किए गए हैं, तो आपने बताना है कि कितने सैंडविच बनेंगे। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम एग्स को देखें तो 21 एग्स हैं। इट मीन्स एक सैंडविच के लिए एक एग रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है अगर हम एग्स को देखें तो 21 सैंडविच पॉसिबल है। तो 21 एग्स हैं तो 21 सैंडविच बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम सैंडविच को देखें, अगर हम स्लाइसेस को देखें तो 41 स्लाइसेस प्रोवाइडेड हैं। अब एक सैंडविच में 2 स्लाइस यूज होते हैं, तो इसका मतलब है 41 स्लाइसेस 41 डिवाइड बाय 2। इट मीन्स वी कैन ओनली प्रिपेयर 20.5 सैंडविचेस, यानी हम 20 सैंडविच पूरे बना सकते हैं, 21वां सैंडविच नहीं बना सकते। अगर हम इसके ऊपर स्टेकोमेट्री अप्लाई करें तो आइए देखते हैं। फॉर स्लाइसेस, ठीक है, 2 slices are required for 1 sandwich and 1 slice is required for 1/2. This is our conversion factor. और 41 slices जो है वो कितने सैंडविच बनाएंगे? 1/2 into 41. We will be able to prepare only 20.5 sandwiches. ठीक है। अगर हम eggs को देखें, for eggs, इसके ऊपर स्टिकोमेट्री अप्लाई करें, so 1 egg will be required to prepare 1 sandwich. तो इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या बना? 1/1। और 21 eggs will use to prepare 1/1 into 21। इसका मतलब हम 21 सैंडविचेस बना सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह का प्रॉब्लम है जो मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में पूछा था कि आप मुझे बताएं। हमारे पास 2 आंसर्स आ रहे हैं। अगर हम स्लाइसेस को देखते हैं तो 20.5 सैंडविच बनाए जा सकते हैं। अगर हम एग्स को देखते हैं तो 21 सैंडविचेस बनाए जा सकते हैं। अब रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि दोनों पॉसिबिलिटीज हों। अब डेफिनेटली हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी होगी। तो क्या आपका क्या ख्याल है, 21 सैंडविचेस बनेंगे या 20.5 सैंडविचेस? यस, हम 21 सैंडविच नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि स्लाइसेस खत्म हो गए हैं। अगर हमारे पास एक स्लाइस और होता, यानी 42 होते, तो डेफिनेटली हम 21 सैंडविच बना सकते थे। तो आपको 21st सैंडविच को बनाने से किसने रोका? स्लाइसेस नहीं, क्योंकि स्लाइसेस वहां पे पहले खत्म हो गए। रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले, मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल करने से पहले स्लाइसेस खत्म हो गए। इसका मतलब है स्लाइसेस की अमाउंट ने हमें लिमिट कर दिया, क्या करने के लिए? 21st सैंडविच बनाने के लिए। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। बाज़ औक़ात हमारे जो रिएक्शन मिक्सचर्स हैं उसमें रिएक्टेंट्स की डिफरेंट क्वांटिटीज दी गई होती हैं। ठीक है। उन क्वांटिटी से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम यील्ड कितना बन सकता है। सो हमारा आज का टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है। तो इस एग्जांपल से अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा रिएक्टेंट है? सो अ रिएक्टेंट व्हिच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ रिएक्शन। ठीक है। और चूंकि वो पहले खत्म हो जाता है, अर्लियर कंज्यूम हो जाता है, तो इसका मतलब है वही रिएक्शन के प्रोडक्ट को कंट्रोल करेगा। सो दैट्स व्हाई इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिट कर देता है, वही प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। अब
क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा रेक्टेंट लिमिटिंग है। ठीक है, तो उसका सिंपल सा आंसर है। आंसर क्या है? सो दैट रेक्टेंट विल बी लिमिटिंग दैट विल यील्ड मिनिमम और लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम स्टिकोमेट्री अप्लाई करते हैं फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रेक्टेंट्स, तो वो रेक्टेंट जो कम से कम मिकदार में प्रोडक्ट बनाएगा, दैट विल बी लिमिटिंग रेक्टेंट, क्योंकि वही रिएक्शन में मौजूद रिएक्टेंट्स की वजह से प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। सो दैट reactant which yields minimum amount of product will be known as limiting reactant। ठीक है, अब इस एग्जांपल में आपका क्या ख्याल है, लिमिटिंग कौन सा होगा? यस, इस एग्जांपल में लिमिटिंग इज स्लाइसेस इस एग्जांपल में लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और वो रिएक्टेंट जो लिमिटिंग नहीं होता वो यहाँ पे एग्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन लिमिटिंग। ठीक है, तो इस एग्जांपल में एग्स आर नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो आइए आप इसको केमिस्ट्री के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। कल हमने जो एग्जांपल डिस्कस की थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली, अगेन उसको ले लेते हैं। तो अगर आपको याद हो, ये वो रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं। आपको यू आर प्रोवाइडेड विद 10 ग्राम्स ऑफ ईच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो आइए देखते हैं, जिस तरह हमने इस एग्जांपल के लिए स्टोइकियोमेट्री अप्लाई की, देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है। सो लेट्स सी, हाइड्रोजन के लिए जो कि 10 ग्राम्स गिवन थी, सो 10 ग्राम्स के मोल बनाएंगे वो 5 मोल बनेगी। सो फ्रॉम दिस बैलेंस इक्वेशन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर, और इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या बना? 2/2। ठीक है, सो 1 मोल विल प्रोड्यूस 2/2, दिस इज कन्वर्जन फैक्टर। और 5 मोल जो कि 10 ग्राम प्रोवाइडेड था, 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस 2/2 into 5, इट मीन्स 5 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। तो हाइड्रोजन के केस में इस एग्जांपल में अगर 10 ग्राम दिया गया हो तो 5 मोल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन जो है वो भी 10 ग्राम प्रोवाइडेड थी। जब हमने 10 ग्राम ऑक्सीजन को मोल्स में कन्वर्ट किया तो उसके मोल बनते हैं 0.31 मोल्स। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर, एंड दिस इज कन्वर्जन फैक्टर दैट इज 1/1, और 0.31 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस 1/1 into 0.31, इसका मतलब है 0.31 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हाइड्रोजन विल गिव 5 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑक्सीजन विल गिव ओनली 0.3 मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो कौन सा लिमिटिंग हुआ? इसका मतलब है इस केस में ऑक्सीजन इज अवर लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो नॉन लिमिटिंग होगा वो कौन सा है? दैट इज हाइड्रोजन। तो जब लिमिटिंग रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये लाजमी है कि जो नॉन लिमिटिंग है दैट विल रिमेन इन एक्सेस, वो इजाफी मिकदार में एन पे बच जाता है, वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, इसको दोबारा देखें, समराइज कर देते हैं। तो व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? ड्यूरिंग इफ अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, तो उनमें से ये जरूरी नहीं है कि दोनों रिएक्टेंट्स एक ही वक्त में खत्म हों, एक ही वक्त में कंज्यूम हों, तो उस केस में हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। सो अ रिएक्टेंट व्हिच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन and control the amount of product formed is known as limiting reactant। उसकी पहचान कैसी है, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? So limiting reactant can be identified by applying stoichiometry। stoichiometry की मदद से जो रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स गिवन है उनके नंबर ऑफ मोल से हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो रिएक्टेंट लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा वही लिमिटिंग होगा। तो इस एग्जांपल में स्लाइसेस लिमिटिंग थे क्योंकि स्लाइसेस ने लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दिया, और एग्स नॉन लिमिटिंग थे। और हाइड्रोजन वाली एग्जांपल में ऑक्सीजन लिमिटिंग है क्योंकि उसने लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दिया, और हाइड्रोजन जो है वो
नॉन लिमिटिंग है। ठीक है, तो नॉन लिमिटिंग कितना बच जाता है एक्सेस में, अब हम वो सीखेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये वही एग्जांपल है जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो अभी हमने देखा कि जो लिमिटिंग है वो तो कम्प्लीटली कंज्यूम होगा, यानी जो 0.31 मोल या 10 ग्राम ऑक्सीजन प्रोवाइडेड था वो सारा का सारा कंज्यूम हो गया। अब जो हाइड्रोजन था वो 10 ग्राम प्रोवाइड था, डेफिनेटली वो कंज्यूम नहीं होगा सारा का सारा। तो आइए देखते हैं ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एक्सेस ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। अगेन हमें स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करनी है। ठीक है, तो लिमिटिंग चूंकि कंज्यूम हो जाता है, इसको आप गिवन वाली साइड पे लिख लें, और नॉन लिमिटिंग हमारा डिजायर्ड है क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि वो कितना कंज्यूम हुआ। सो लिमिटिंग वर्सेस नॉन लिमिटिंग। ठीक है, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सो 1 मोल अगेंस्ट 2 मोल्स। सो कन्वर्जन फैक्टर क्या बना, 2/1। अब जो लिमिटिंग की अमाउंट थी वो 0.31 मोल थी, तो 0.31 मोल विल रिएक्ट विद हाउ मच ऑफ हाइड्रोजन, 2/1 into 0.31, तो इट विल रिएक्ट विद 0.62 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर आप इन मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट कर लें तो हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो 2 होता है, तो 0.62 into 2 is equal to 1.24 ग्राम्स। अब देखिए 10 ग्राम प्रोवाइडेड था हाइड्रोजन का, उसमें से कितना कंज्यूम हुआ, सिर्फ 1.24 ग्राम कंज्यूम हुआ। तो हमने अब ये देखना है कि हमारे पास मौजूद कितना था शुरू में और कंज्यूम कितना हुआ, दोनों को माइनस कर देंगे। सो अमाउंट ऑफ नॉन लिमिटिंग जो प्रोवाइडेड थी वो 10 ग्राम थी, अमाउंट ऑफ कंज्यूम्ड जो कंज्यूम हो गई वो 1.24 ग्राम है। ठीक है, अब बाकी कितनी बच गई, जो बाकी बच जाएगी वही अमाउंट इन एक्सेस है, यानी टोटल जो थी 10 उसमें से जो कंज्यूम हुई है यानी 1.24 माइनस कर दें, दैट कम्स आउट टू बी 8.86 ग्राम्स। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में बाज़ का ये भी पूछा जाता है कि अगर लिमिटिंग कंज्यूम हो गया है तो नॉन लिमिटिंग एक्सेस में कितना बच गया है। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आपने लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग को आपस में कंपेयर करना है, अगेन उनके ऊपर स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करनी है। ठीक है, तो लिमिटिंग चूंकि कंज्यूम हो जाता है इसको आप लेफ्ट साइड पे लिखेंगे यानी गिवन साइड पे, और हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे पास लिमिटिंग अमाउंट मौजूद थी उसके साथ कितना वो नॉन लिमिटिंग रिएक्ट करता है। तो जितना रिएक्ट करेगा टोटल में से उसको माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द अमाउंट ऑफ नॉन लिमिटिंग विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन एंड स्टोइकियोमेट्री। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले पूरे टॉपिक को एक दफ़ा समराइज कर देता हूँ। तो स्टोइकियोमेट्री क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इंपॉर्टेंस क्या है कि इंडस्ट्रीज में जब हम कोई केमिकल प्रोसेस करवाते हैं तो थ्योरेटिकली ये जानने के लिए कि हमारी मैक्सिमम प्रोडक्ट कितनी बनेगी, इसको हम बोलते हैं यील्ड। तो किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ यील्ड कैलकुलेट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री को अप्लाई करने के लिए जो कंडीशन है वो कौन सी हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। द फर्स्ट कंडीशन, हम ये सपोज कर लेते हैं कि रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। रिएक्शन जो रिवर्सिबल होते हैं उनके ऊपर हम स्टोइकियोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते। द रीजन इज कि कुछ देर के बाद जो रिएक्टेंट्स हैं जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो अगेन वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि हम ये कंसिडर कर लें कि रिएक्शन हैज़ गॉट टू कंप्लीशन। ठीक है, नंबर 2, जो हम इक्वेशन लिखते हैं उसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, यानी इक्वेशन में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपके इल्म में नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो डेफिनेटली जब हम स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करते हैं तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस अप्लाई होता है। तो अगर आप कुछ मैस ज़ाया हो रहा है तो इसका मतलब है अब आप इसके ऊपर स्टोइकियोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 2 बुनियादी कंडीशन हैं जो स्टोइकियोमेट्री को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो जब हम स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करते हैं तो उसका जो बेसिक तरीका है वो यही होता है कि हमने सबसे पहले कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करना होता है। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिजायर्ड सब्सटेंस इन बैलेंस इक्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
गिवन सब्सटेंस इन बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो कन्वर्जन फैक्टर से जो गिवन सब्सटेंस होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करने से हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाता है। ठीक है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनमें से कोई एक रिएक्टेंट लिमिटिंग होगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है, जो पहले ख़त्म हो जाता है। तो उसको फाइंड करने का तरीका क्या है कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, स्टोइकियोमेट्री की मदद से हम जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। सो दैट रिएक्टेंट विच विल गिव मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी अवर लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो जब लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कर लेते हैं तो फिर हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि जो नॉन लिमिटिंग है वो कितना बच गया है। तो नॉन लिमिटिंग जो एक्सेस में बच गया है उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि आपने लिमिटिंग को नॉन लिमिटिंग के अगेंस्ट देखना है कि कितना आपस में रिएक्ट करते हैं। तो जब हम लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग का कंपैरिजन करते हैं तो वहां से हमारे पास एक वैल्यू आती है जो हमें बताती है कि लिमिटिंग चूंकि कंज्यूम हो गया है और उससे इतना नॉन लिमिटिंग रिएक्ट करेगा। तो जो नॉन लिमिटिंग हमें शुरू में गिवन था टोटल, उसमें से जो रिएक्ट कर गया वो माइनस कर लेंगे, तो जो आंसर आएगा दैट विल गिव अस द अमाउंट ऑफ नॉन लिमिटिंग इन एक्सेस। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। दैट विल बी परसेंटेज यील्ड